यदि आपने कभी किसी मेंढक को बहुत ध्यान से देखा हो, तो आपने ये अवश्य देखा होगा कि उसके मुंह का तल लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। भले ही उसका मुख बंद हो, फिर भी तल ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ चबा रहा है ना? लेकिन हमारी पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि मेंढक कभी भी अपने भोजन को चबाते नहीं हैं। वो केवल अपने दांतों का उपयोग अपने शरीर को पकड़ने के लिए करते हैं, है ना? तो फिर वो वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? वो श्वसन कर रहे होते हैं, और वो भी मुख के माध्यम से। लेकिन मुख तो बंद होता है, तो वो वास्तव में कैसे श्वसन कर रहे होते हैं? खैर, मेंढकों का श्वसन तंत्र अत्यंत अद्भुत होता है। वो अपने मुख को खोले बिना भी उसके माध्यम से श्वसन कर सकते हैं। वो त्वचा के माध्यम से भी श्वसन कर सकते हैं, और उनके पास फेफड़े भी होते हैं, ठीक हमारी तरह। और यही नहीं, उनके पास क्लोम भी होते हैं, जैसे कि मछलियों में होते हैं। अद्भुत है ना? खैर, उभयचर का अर्थ ही होता है द्विजीवन। वे जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं, और उनका जीवन जल में प्रारंभ होता है। टैडपोल या लार्वा अवस्था में मेंढक का शरीर मछली के अधिक समान होता है, और मेंढक के समान कम। इस अवस्था में वो पूरी तरह से क्लोम के माध्यम से श्वसन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मछलियां करती हैं। फिर जैसे जैसे वो स्थल पर जीवन के लिए परिवर्तित होते हैं, वो अन्य प्रकार के श्वसन तंत्र विकसित कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम मेंढकों के विभिन्न प्रकार के श्वसन तंत्र का एक संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। हम टैडपोल या लार्वा अवस्था से शुरुआत करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की, टैडपोल के शरीर के दोनों ओर क्लोम होते हैं। तो क्लोम क्या काम करते हैं या कैसे काम करते हैं? मान लीजिए कि ये क्लोम या छिद्र हैं। ये कंघी जैसी संरचना के होते हैं, और अत्यधिक रक्त वाहिकाओं से घिरे होते हैं। उनके चारों ओर सूक्ष्म रक्त केशिकाओं का जाल होता है। अब जब टैडपोल अपना मुख खोलता है, तो जल उसके अंदर प्रविष्ट होता है, और फिर क्लोम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब जब जल इस अत्यधिक रक्त वाहकीय क्लोम से होकर गुजरता है, तो क्या होता है? घुली हुई ऑक्सीजन को रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है, और रक्त में उपस्थित अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया जाता है। ये गैसों का आदान प्रदान इसलिए संभव होता है क्योंकि हम जानते हैं कि गैसें हमेशा अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। यही कारण है कि ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश कर सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर जल में प्रवाहित हो सकता है। अब जब टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेंढक बनते हैं, तो वो कुछ अंगों को खो देते हैं, जैसे कि पूंछ और क्लोम। वो अपनी क्लोम खो देते हैं, और इसके बजाय पैर और अन्य अंग विकसित कर लेते हैं। लेकिन क्लोम के बिना भी आपने देखा होगा कि मेंढक पानी के अंदर भी आराम से जीवित रहते हैं। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि वो त्वचा के माध्यम से श्वसन कर सकते हैं। और आपको पता है, ये और भी दिलचस्प बात है कि वो केवल जल के नीचे ही नहीं, बल्कि स्थल पर भी त्वचा के माध्यम से श्वसन कर सकते हैं। तो फिर हम अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन क्यों नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी त्वचा शुष्क होती है, और उसके ऊपर केराटिन प्रोटीन की एक परत होती है, जो हमारी त्वचा को अभेद्य बनाती है। लेकिन मेंढक की त्वचा नम होती है, ये बहुत पतली होती है, और इसके ऊपर श्लेष्मा यानी कि म्यूकस की एक परत होती है। इसके अलावा मेंढक की त्वचा अत्यधिक रक्त वाहिकीय होती है, जिसका अर्थ है कि त्वचा के नीचे बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करती हैं। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन सबसे पहले त्वचा की ऊपरी सतह पर स्थित श्लेष्मा परत या गीली सतह में घुलता है, और वहां से ये रक्त में प्रवेश करता है। ठीक इसी तरह रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पहले इस श्लेष्मा परत में प्रवेश करता है, और फिर त्वचा की गीली परत से बाहर निकलकर वातावरण में फैल जाता है। यही कारण है कि मेंढक अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन कर सकते हैं। अब इस प्रकार का श्वसन मेंढकों के लिए कारगर क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि मेंढकों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। हमारी पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि मेंढक शीत रक्ती जीव होते हैं।
है ना? इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मनुष्यों के मामले में ये सच नहीं है। हमें अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से हमारा ऊर्जा आवश्यकता स्तर मेंढकों की तुलना में बहुत अधिक होता है। लेकिन मेंढकों के लिए त्वचा से प्राप्त ऑक्सीजन उनके अस्तित्व के लिए पर्याप्त होती है। विशेष रूप से उन महीनों में जब मेंढक अपनी गतिविधियों को अत्यधिक सीमित कर लेते हैं, एक अवस्था में चले जाते हैं जिसे शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। शीत निष्क्रियता यानी कि हाइबरनेशन और ग्रीष्म निष्क्रियता यानी कि एस्टाइवेशन। उन दिनों में उनकी ऊर्जा की आवश्यकता और भी कम हो जाती है। इसलिए त्वचीय श्वसन उनके लिए श्वसन करने का सबसे उपयुक्त तरीका बन जाता है, क्योंकि ये कम ऊर्जा का उपयोग करता है और उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता भी कम होती है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की थी, मेंढकों के पास दो अन्य विकल्प भी होते हैं जिनके माध्यम से वो श्वसन कर सकते हैं, और उनमें से एक तरीका उनके मुख के माध्यम से श्वसन करना है। यही वो प्रक्रिया है जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, याद है? अब ये समझने के लिए कि इस प्रकार का श्वसन कैसे काम करता है, हमें मेंढक की आंतरिक संरचना पर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो यहाँ हमारे पास नासा छिद्र हैं जो बाहरी वातावरण से जुड़े होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे होते हैं। फिर ये मुख गुहा है, ये संपूर्ण क्षेत्र, और फिर उनके पास एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे होते हैं। अब याद करने की कोशिश करें कि मनुष्य कैसे श्वसन करते हैं। हम अपने फेफड़ों का आयतन बढ़ाते हैं ताकि आंतरिक वायु दाब कम हो जाए और बाहरी वायु अंदर आ सके, है ना? मेंढक भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। हमने देखा कि मुख गुहा का तल ऊपर नीचे होता है ना? तो वो वास्तव में क्या कर रहे हैं? वो मुख गुहा के तल को नीचे करते हैं, जिससे आंतरिक आयतन बढ़ जाता है और आंतरिक वायु दाब कम हो जाता है। और जैसे ही आंतरिक दाब कम होता है, बाहरी वायु तेजी से मुख गुहा में प्रवेश कर जाती है। अब अगला चरण अनुमान लगाइए। आप क्या सोचते हैं? वायु फेफड़ों में चली जाएगी, है ना? नहीं। क्या आप इस अवरोध को देख सकते हैं? इसे ग्लॉटिस कहते हैं। ये वायु के फेफड़ों में प्रवेश को रोकता है। तो फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है? ये आदान प्रदान मुख गुहा के तल छद में ही हो रहा है। मुख गुहा के तल बहुत पतला होता है, इसमें श्लेष्मा की परत होती है और ये अत्यधिक रक्त वाहिकीय होता है, ठीक वैसे ही जैसे मेंढक की त्वचा होती है। इसलिए ऑक्सीजन आसानी से रक्त में घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर मुख गुहा में प्रवाहित हो जाता है। इसके बाद मेंढक मुख गुहा के तल को ऊपर उठाता है, जिससे वायु नासा छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल जाती है, और इस प्रकार के श्वसन को मुख ग्रसनीय श्वसन कहते हैं। रोचक है ना? अब आइए मेंढकों में श्वसन के चौथे तरीके की ओर बढ़ते हैं, जो कि फेफड़ों के माध्यम से श्वसन है। आइए देखें कि वो ये कैसे करते हैं। तो पहला चरण जो मेंढक करता है वो है अपने मुख गुहा के तल को नीचे करना। ये पहला कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि आंतरिक वायु दाब कम हो जाए और वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा में प्रवेश कर सके। अगला चरण ये होता है कि मेंढक अपने नासा छिद्रों को बंद कर लेता है ताकि वायु बाहर ना निकल सके। फिर मेंढक मुख गुहा के तल को ऊपर उठाता है। अब अगले चरण को ध्यान से देखिए। मेंढक अपने मुख गुहा के तल को ऊपर उठाता है। ध्यान से देखिए फिर से। जैसे ही मुख गुहा का तल उठता है, वायु फेफड़ों में प्रवाहित हो जाती है। कंठ छिद्र खुलता है, कंठ छिद्र यानी कि ग्लॉटिस, और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। अब फेफड़ों में एल्वेलाई होते हैं जो ऑक्सीजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। हालांकि मेंढकों के फेफड़े उतने विकसित नहीं होते जितने कि मनुष्य के होते हैं, और उनमें एल्वेलाई की संख्या भी कम होती है। और जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, वायु कोश अत्यधिक रक्त वाहिकीय होते हैं। वो बहुत पतली दीवारों वाले होते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से वायु कोश और रक्त केशिकाओं के माध्यम से अदला बदली कर सकते हैं। अब जब गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, तो अगला चरण निःश्वसन यानी कि एक्सहेलेशन
यानी कि वायु निष्कासन होता है। तो अब मेंढक वायु को बाहर कैसे निकालता है? उनके पास हमारी तरह डायफ्राम नहीं होता, बल्कि मेंढकों में कुछ अन्य पेशियां होती हैं जो निःश्वसन के लिए उत्तरदायी होती हैं। वो पेशियां फेफड़ों को संकुचित करती हैं, जिससे फेफड़ों के अंदर वायु दाब बढ़ जाता है और वायु मुख गुहा में आ जाती है। अब मुख गुहा का तल नीचे हो जाता है, जिससे मुख गुहा वायु से भर जाती है। फिर नासा छिद्र खुल जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस समय कंठ छिद्र बंद रहता है और वायु बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग नासा छिद्र ही होता है। जब मेंढक मुख गुहा के तल को ऊपर उठाता है तो वायु नासा छिद्रों से बाहर निकल जाती है। यही प्रक्रिया फेफड़ों के माध्यम से श्वसन कहलाती है। तो ये थे मेंढक के 4 प्रकार के श्वसन के तरीके। क्लोम के माध्यम से श्वसन, जो कि टैडपोल या लार्वा अवस्था में होता है। त्वचीय श्वसन यानी वयस्क मेंढकों में त्वचा के माध्यम से श्वसन। मुख ग्रसनीय श्वसन, जिसे हमने पहले देखा। फेफड़ों के माध्यम से श्वसन, जो हमने अभी देखा। अब प्राकृतिक प्रश्न ये होगा कि मेंढक कैसे तय करता है कि उसे किस श्वसन विधि का चयन करना चाहिए। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेंढक को उस समय कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। त्वचीय श्वसन हमेशा चालू रहता है जब मेंढक आराम कर रहा होता है। शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता में होता है, यानी लगभग हर समय त्वचा के माध्यम से श्वसन होता रहता है। मुख ग्रसनीय श्वसन तब शुरू होता है जब मेंढक को थोड़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और फेफड़ों के माध्यम से श्वसन तब सक्रिय होता है जब मेंढक को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि जब कोई शिकारी उसका पीछा कर रहा हो या जब वो संसेचन कर रहा हो। तो ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी गाड़ी की गति बढ़ाने के लिए गियर बदलते हैं, मेंढक अपनी ऊर्जा की मांग के अनुसार श्वसन का तरीका बदलते हैं।